हमारे बहुत सारे व्यूअर्स है और सूरत से है, गुजरात से, अलग अलग स्टेट से भी है। तो उनको यदि आपके साथ में कनेक्ट करना है तो आप किस तरह का नॉलेज उनको दे सकते हैं? किसी भी बिजनेस से स्टार्ट करने से पहले हमें क्या चीज़ की जरूरत होती है। हर इंसान ये सोचता है मुझे एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं कैसे जाऊं उस फील्ड के अंदर। तो हमने क्या किया, हम लोगों ने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे चैनल क्रिएट किया हमारे, और चैनल के साथ साथ में हम लोगों ने जानकारी दी कि कपड़ों को क्या बोलते हैं, सिल्क किसको बोलते हैं, जॉर्जेट किसको बोलते हैं, शिफॉन किसको बोलते हैं, सारी जानकारियाँ देना स्टार्ट की। ऑडियंस को बताइए कि आपने जब इस मॉडल की शुरुआत की तो आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा था? जब हम लोगों ने केसरिया टेक्सटाइल कंपनी लॉन्च की थी तो एक सिंगल दुकान जिसमें सिर्फ साड़ी हम लोग रखते थे, मुश्किल से हम लोगों ने 15-20 लाख रुपए का माल हम लोगों ने डाला था। टीम बनाई, छोटी सी टीम बनाई, एक लड़का हम लोगों ने कॉलिंग का रखा कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग से, डिजिटल जरिए से हम लोग लोगों के पास पहुंच रहे हैं, तो हमारे पास कॉल आएंगे तो उसको कौन अटेंड करेगा, कौन रेगुलर बेसिस पे, तो सिंगल एक लड़का रखा उसके लिए। वीडियो बनाते थे तो हम लोग मोबाइल से वीडियो बनाते थे। तो कंपटीशन इतना था, ग्राहक आता था तो ग्राहक बोलता था रेट महंगी है आपकी, कभी ग्राहक बोलता था कि ना मैं तो उस दुकान से लिख के आया हूँ तो वहाँ सस्ता मिलता है। ऐसे कई चीज़ें हमारे सामने आने लगी, तो हमने एक पॉइंट पे क्लियरिटी करी अपनी कि हमें करना क्या है। द मनी मास्टरी शो में आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत। आप सभी का प्यार और ऊर्जा से ही हमें एक नई उत्साह मिलती है कि हम आपके सामने कई ऐसे लोगों को लेकर आए कि जिनके जीवन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले, उनके बिजनेस माइंड सेट को आपको सीखने को मिले। तो ये आज हम बहुत सारी ऐसी बातें सीखने वाले हैं और बहुत सारी ऐसी बातें करने वाले हैं। तो आज हमारे सामने है, आज हमारे इस पॉडकास्ट में मेहमान बने हैं रितेश मोदी जी, जो कि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के ऑनर है। तो बहुत बहुत स्वागत है रितेश जी आपका इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सो हम बहुत सारी ऐसी क्वेश्चन और सवाल रितेश जी से करने वाले हैं कि जिनसे बिजनेस से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो और आप अपने लाइफ में और अपने बिजनेस में भी कहीं ना कुछ कमाल कर सकते हो। सो यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको लगे कि यस हमारे फ्रेंड सर्कल में हमारे कोई ऐसे बिजनेसमैन मित्र है कि जिनसे रितेश जी को पॉडकास्ट से रितेश जी के जो नॉलेज है उनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप उनको भी फॉरवर्ड कर सकते हो। सो रितेश जी, हमारा पहला क्वेश्चन ये है आपके कि आपका शॉर्ट में परिचय दीजिए हमारे व्यूअर्स को कि आपने कैसे, किस तरीके से आपने इस कंपनी की शुरुआत की और आपका शुरू की तब की सिचुएशंस कैसी थी उसके बारे में। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, Yes. आपने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया, और हमारी जो जर्नी है, जो कंपनी की जर्नी है, वो आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों को शेयर करेंगे आज। मेरा नाम रितेश मोदी है और मैं जो 14 साल से कम टेक्सटाइल व्यापार के अंदर हूँ। 14 सालों के अनुभव की बात करूँ तो बहुत सारी हम लोगों ने चीज़ें देखी और इस कारोबार को समझा, सीखा। तो देखा कि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की एक स्थापना से पहले हम लोग जो काम करते थे, उधारी में माल देते थे कस्टमर्स को। तो पेमेंटें आती थी 200 दिन से, 300 दिन से पेमेंटें आती थी। फिर कोविड के बाद में हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि कहीं ना कहीं इस मॉडल को अब चेंज करना चाहिए। ऐसे लोगों के पास में हम लोगों को डायरेक्ट पहुंचना चाहिए जिसको व्यापार की ज़रूरत है, जो व्यापार करना चाहता है। तो हमने कोविड के बाद में केसरिया टेक्सटाइल कंपनी एक नए मॉडल के साथ, नए अवतार के साथ में लॉन्च की, और लॉन्च करते ही हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया। उस रिस्पांस के बाद में हम लोगों ने जाना कि इस सेगमेंट के अंदर बहुत बड़ा वॉल्यूम है और बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो लोगों की जीवन बदल सकता है, लोगों का लाइफ स्टाइल बदल सकता है। तो हम लोगों ने कपड़ों के काम को थोड़ा मॉडल किया, मॉडर्न के साथ साथ में हम लोगों ने डिजिटल मीडिया का बहुत बड़ा सहारा हम लोगों ने लिया, जिससे हम लोगों के पास में पहुंचे और आज हमारे पास में हजारों की संख्या के अंदर कस्टमर्स हैं। सो आपने 14 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत की? नहीं, बेसिकली हमारी जो पेरेंट कंपनी है वो 45 साल पुरानी है। 45 हाँ, 45 ईयर है। और इसके रहते रहते ही हम लोगों ने इस मॉडल की स्थापना करी, तो करीब करीब 5 से 7 साल इस काम को हो गया। मुझे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आए हुए 14 साल हो गए। सो जब आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आए तो ये आपका पहला ही बिजनेस था कि इससे पहले आपने कुछ अलग बिजनेस किए कि डायरेक्टली इस बिजनेस में ही आप आए?
नहीं, इससे पहले जब मैं आया था तो हमारा फैमिली बिजनेस था, हम लोग फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट थे। ये मॉडल मैंने इसको समझा, नेसेसिटी को समझा, फिर जाके हम लोगों ने इसको एग्जीक्यूट किया कोविड के बाद में। ओके और आज इसका अलग, ये अलग मायने के अंदर एक केसरिया टेक्सटाइल कंपनी अपने अपने ब्रांड बन के उभरी है। ओके। सो बेसिकली जो केसरिया टेक्सटाइल है वो क्या क्या कपड़ों में डील करती है, कौन से प्रोडक्ट बनाती है? हम लोगों ने शुरुआत की थी जब हम लोगों ने सिर्फ साड़ी से स्टार्ट किया था। फिर हमें लगा कि हमारा जो कस्टमर्स है वो और डिमांड कर रहा है, नए प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है। तो हमें धीरे धीरे हम लोगों ने कुर्ती रखना स्टार्ट किया, फिर सूट रखना स्टार्ट किया, लहंगा स्टार्ट किया। धीरे धीरे हमें समझ में आया कि हमें एक हब बनाना पड़ेगा, हमें एक ऐसा मॉल बनाना पड़ेगा जो होलसेल का मॉल हो, जिसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग रेट के ऊपर हम लोग कपड़ा प्रोवाइड करवा सकें। तो हम लोगों ने एक छत के नीचे कंप्लीट वैरायटी रखी कि जहाँ पर एक कस्टमर अगर 2 दिन के लिए भी सूरत आ रहा है और वो डायरेक्ट आके हमारे पास पहुँचता है, तो उसका वन स्टोर पे ही उसका पूरा काम हो जाए और वन स्टोर पे होके ही वो वहाँ का वहीं से निकल जाए। तो पहले क्या होता था, 5 से 7 दिन 10 दिन लेके वो सूरत आता था, परचेसिंग करता था, एक दुकानों से सोर्सिंग करता था। तो वो सारी समस्याओं का हल हमने एक छत पे नीचे आ जाइए आप और वहाँ पे आइए, आपको आपके अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। आपकी भाषा में जो काम करने वाले व्यक्ति जो कर्नाटक, तमिल जहाँ पे भी काम करते हैं, वो हम लोगों ने सेल्स एग्जीक्यूटिव प्रोवाइड करवाए, जिससे उनको परचेसिंग करने में आसानी हो। मतलब में बहुत सारे जो आउट ऑफ गुजरात से आते हैं उनका समय आपने बचा लिया। बिल्कुल, बिल्कुल, उनका समय भी बचाया, साथ-साथ में एक ऐसा मॉडल उनको दिया कि अगर आप घर बैठे हो, घर बैठे व्यापार करना चाहते हो, सोच रहे हो कि मैं बेरोज़गार हूँ या मेरे पास में कोई काम की कमी है या मैं कुछ काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो क्या चीज़ का काम करूँ? तो कपड़ों का कारोबार एकदम ईज़ी है, ना इसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, ना इसके अंदर अपने को कोई भी सिस्टम की ज़रूरत है। बेसिक फंडा है, अगर आपकी नॉलेज बढ़ जाती है, मार्केट का रिसर्च अगर थोड़ा-सा आ जाता है, तो इस काम को कर सकते हैं। तो घर बैठे व्यापारियों को जो घरेलू महिलाएं हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, हम लोगों ने उनको काम दिया जिससे वो आज कहीं न कहीं सक्षम हो पाए और वुमेन्स एम्पावरमेंट पे हम लोगों ने फोकस किया। आज हमारे पास में 10 से 15 हज़ार लेडीज़ ऐसी है जो घर बैठे हमारे साथ में व्यापार कर रही हैं। वेरी गुड। देखा 10 से 15 हजार लोग जो है वो घर बैठे आपके साथ में काम कर रहे हैं और वो उनका जो आत्मनिर्भर बने, मतलब में बिल्कुल, यस बिल्कुल, बिल्कुल। कि भाई जो एजेड लोग हैं वो कोई दूसरा काम नहीं कर सकते, लेकिन वो घर पे बैठे कुछ ना कुछ सेल जरूर कर सकते बिल्कुल। हैं। उसमें से कई लेडीज़ ऐसी निकल के बाहर आई जिन्होंने अपना साहस और परचम दिखाया कि कम से कम मेरे अंदाज से 500 से 1000 लेडीज ऐसी होगी जिन्होंने घर से निकल के दुकान करी है और ओह, कई लेडीज ऐसी होगी जिन्होंने शोरूम भी स्टार्ट किया है। तो उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, थोड़ा सा हम लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो वगैरह बनाए, हम लोगों ने चीज़ें सिखाई कि व्यापार कैसे करते हैं, कपड़ों के अंदर कैसे आप आ सकते हो, कपड़ों के अंदर आप क्या क्या चीज़ें रख के अपना मुनाफे वो बढ़ा सकते हो, टिप्स दी कब कैसे व्यापार करना है, फर्नीचर कैसा बनाना है, हर एक छोटी छोटी टिप्स दी। उससे उन लेडीज़ों ने सीखा, सीख के उन लोगों ने काम स्टार्ट किया, काम थोड़ा सा छोटी दुकान से स्टार्ट किया। आज देखते हैं कि 2-2 3-3 मॉल लेके लेडीज़ ओह, हमारे सामने, पूना की एक लेडीज़ हमारे सामने आई कि तीसरा मॉल अभी उनकी ओपनिंग होने जा रही है। ओह, तो साहस आप कितना करते हो, कितना अपना दिखाते हो, उस पे सब कुछ डिपेंड करता है। वाह भाई वाह, बढ़िया। कि जो लोग पहले उनका इरादा था कि हमको सिर्फ घर पे बैठे ही सेल करना है, बट उन्होंने मॉल खड़े कर दिए। बिल्कुल, बिल्कुल। पहले उनकी यही थी आइडियोलॉजी कि घर बैठे हैं, फ्री घर बैठे बैठे हैं या फैमिली के साथ में कुछ ऐसा बिज़नेस कर लेवे, या हस्बैंड जॉब कर रहा है, उससे घर खर्चा पूरा नहीं चल रहा है, तो वाइफ उसका कुछ काम कर ले। तो उनकी माइंडसेट इतना ही था कि मैं 15-20 हज़ार 50 हज़ार रुपये मंथली में कमाने लग जाऊँ। लेकिन उन्होंने देखते-देखते उनके पास में इतनी बढ़िया इनकम होने लगी कि उनको लगा कि ये भी एक मेरा बिज़नेस है। कई लेडीज़ों को तो मैं देखता हूँ, उन्होंने अपने हस्बैंड की जॉब छुड़वा के अपना बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट कर लिया। बहुत बहुत डेफिनेटली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप कि लोगों को जो जरूरियात है, जो लोगों की नीड है वो आप फुलफिल कर रहे हैं, उनके सपने पूरे कर रहे हैं इनडायरेक्टली। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। वो जब उनकी घर में इनकम कम रहती है तभी उनके सपने बहुत बड़ा रहते हैं कि हमको इधर घूमने जाना है, ये करना है, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो जा नहीं सकते, लेकिन हुँ, आपके साथ जुड़ के उन्होंने अपने ड्रीम फुलफिल करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। सो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स है और सूरत से है, गुजरात से, अलग अलग स्टेट से भी है। सो उनको यदि आपके साथ में कनेक्ट करना है तो आप किस तरह का नॉलेज उनको देते हैं? देखिए, मान लो कि सभी लोग प्रोडक्ट तो देते हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आप उनको सिखाते हैं किस तरह का आपको बिजनेस करना है, कौन सी बातों का ख्याल रखना है। तो वैसी कुछ बातें हमारे व्यूअर्स के साथ में शेयर कीजिए। किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, हर इंसान ये सोचता है मुझे एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं कैसे जाऊँ उस फील्ड के अंदर।
तो फील्ड के अंदर अगर जाना है तो उसको एक्सपीरियंस की नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो हम ये नहीं बोलते हैं कि आपके मन में आया कि कपड़ों का बिज़नेस करना है और डायरेक्ट उस चीज़ में कूद पड़ो और बिज़नेस स्टार्ट कर दो। 100 में से 95 आदमी अनसक्सेसफुल होते हैं उस कारण। हर इंसान चाहता है कि मैं समय के साथ-साथ मैं अपना एक्सपीरियंस लूँ और उस एक्सपीरियंस के साथ में मैं काम करूँ। तो हमने क्या किया, हम लोगों ने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे चैनल क्रिएट किया हमारे, और चैनल के साथ-साथ में हम लोगों ने जानकारियाँ दी कि कपड़ों को क्या बोलते हैं, सिल्क किसको बोलते हैं, जॉर्जेट किसको बोलते हैं, शिफॉन किसको बोलते हैं, सारी जानकारियाँ देना स्टार्ट की। हमारे जो व्यूअर्स थे, हमें हमें जो रेगुलर बेसिस पे हमें देखते थे, उन लोगों ने बैठे-बैठे सारी चीज़ें सीख ली कि सिल्क किसको बोलते हैं, जॉर्जेट किसको बोलते हैं, बनारसी साड़ी किसको बोलते हैं, पटोला साड़ी किसको बोलते हैं, कुर्ती के अंदर 3 पीस किसको बोलते हैं, 2 पीस किसको बोलते हैं, एंकल एंकल पैंट किसको बोलते हैं, लेगिंग्स, चूड़ीदार पैंट। तो सारी चीज़ें हमारे व्यूअर्स ने समझ ली पहले एक्सपीरियंस। तो उनको हम लोगों ने एक्सपीरियंस दिया, अब वो तैयार हो चुके हैं कि मार्केट कैसे रन करना है। तो उनको अब क्या चाहिए था, सूरत आना है, तो सूरत आने में फर्स्ट टाइम अगर सूरत आता है तो उसको घबराहट होती थी। तो उसके लिए हम लोगों ने किया कि आप सूरत आते हो तो आप हमें पहले बताइए, हमारा लड़का आपको पिक एंड ड्रॉप करेगा। ओह, तो पिक करेगा, उसको वहाँ लेके हमारा एक वेटिंग एरिया हम लोगों ने रेलवे स्टेशन के सामने तैयार किया कि अगर आप सूरत आते हो और जल्दी पहुँच जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि होटल कहाँ बुक करूँ, कि मैं किसके पास जाऊँ, कौन मुझे हाँ, बजट का भी संभालेगा? इश्यू रहता है क्योंकि वो हाँ, नया नया धंधा कौन करता है तो। कौन मुझे संभालेगा? तो सारी समस्या, इतनी सारी समस्या थी, तो उनके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक रेलवे स्टेशन के ठीक सामने हम लोगों ने वेटिंग एरिया खोला। उस वेटिंग एरिया को खोलने के बाद में हमारे पास जितने भी कस्टमर्स आते थे जो पहली बार सूरत आए, उनको वो लोग वहाँ बैठते थे। वहाँ बैठ के हम लोगों ने वहाँ पे एक मैनेजमेंट का लड़का रखा। उनको बेसिक चीज़ें उनके दिमाग में जो थी, जो वहाँ से सफ़र करके वो सूरत पहुँच रहा है, उसके दिमाग में कितने सारे कन्फ्यूजन्स होंगे, उन सारे कन्फ्यूजन को बाहर निकालने के लिए हम लोगों ने वेटिंग एरिया बनाया। उस वेटिंग एरिया के अंदर आने के बाद वो इतना रिलैक्स हो जाता है कि मैं सूरत अगर आया हूँ तो मैं अच्छी कंपनी के पास ये पहुंचा सही हूँ। जगह पे आए हो। हाँ, अच्छी कंपनी के पास पहुंचा हूँ, यहाँ से मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने वाला नहीं है, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि आज के टाइम डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है, लोग बोलते क्या है और करते क्या करते है। क्या? तो विश्वास बना रहे, ट्रस्ट बना रहे, उसके लिए हम लोगों ने ये चीज़ चालू करी। अब वहाँ वेटिंग एरिया से मिलेनियम मार्केट के अंदर हमारा फैक्ट्री आउटलेट है, तो वहाँ से वेटिंग एरिया से वो फैक्ट्री पे आ जाता था, फैक्ट्री से वो अपनी परचेसिंग करके हम लोग उसको वापस से बाई सेफ तरीके से वापस से उनको ड्रॉप कर देते थे। तो उससे ईज़ी रहा उन लोगों को आना, पहली बार बिज़नेस कर रहे हैं तो वो एक चीज़ रही। दूसरा हम लोगों ने क्या किया, चीज़ें जब सिखाई यूट्यूब पे हम लोगों ने सिखाई, तो उनको एक्सपीरियंस ये नहीं था कि अब उनका धंधा चलने लगा, तो एक्सपीरियंस ये नहीं था कि दुकान हम लोग कैसे करें, दुकान करनी है तो क्या-क्या चीज़ें की प्लानिंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने एक गेटवे मॉडल चालू किया कि आप हमारी फ्रेंचाइज़ी लेके हमसे पूरा का पूरा सेटअप, आपका फर्नीचर, आपकी लाइटिंग, आपका स्टाफ ट्रेनिंग, आपका मार्केटिंग, आपका मैनेजमेंट, सब कुछ हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो ये प्रोसेस हम लोगों ने धीरे-धीरे स्टार्ट किया, तो हर साल हमारा भी अपग्रेड होते जा रहे हैं। जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे क्लाइंट हैं, वो भी हमारे साथ में अपग्रेड होते जा रहे हैं। वाह भाई, बहुत बढ़िया। मीन्स कि आप उनको प्रोडक्ट तो सप्लाई करते हैं, लेकिन वो कितनी दुकान रखनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, वो सारी चीजें आप उनको सिखाते हैं। बिल्कुल। मटेरियल कैसा होना चाहिए, कौन सा मटेरियल कहाँ पे सेल करना है, कैसे सेल करना है। सो दोस्तों, यदि आप भी केसरिया टेक्सटाइल के साथ में मिल के बिजनेस करना चाहते हो तो उनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप डायरेक्टली उनको कॉल कर सकते हैं। और जैसी उन्होंने बात बताई, ठीक वैसी तरह से उनका काम रहता है कि दूसरी एजेंसीज की तरह नहीं रहता है कि बोलते कुछ है और आते हैं तो फील कुछ अलग होता है। हुँ, हुँ। सो मैं आपको बातें बहुत सारी करनी है, तो आप यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहिए। तो रितेश जी, बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि मेरे सामने जो आदमी बैठा है ना, बहुत सफल हुआ है और भगवान के ऊपर उसका हाथ है हुँ, कि हुँ। भगवान ने तथास्तु बोल दिया और वो सक्सेसफुल हो गया। हुँ, हुँ। तो आप हमारे जो व्यूअर्स है, ऑडियंस को बताइए कि आपने जब इस मॉडल की शुरुआत की तो आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, क्या क्या मुश्किलें, क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए। चैलेंज कभी खत्म नहीं होते हैं सर। चैलेंज आज भी है, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, पहली बात। हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि आज हम लोग जो पहले के चैलेंज हम लोगों ने देखे थे, उससे कई गुना चैलेंज आज हमें सामने नज़र आ रहे हैं। लेकिन हम लोग हमारे साहस को कभी भी कमज़ोर नहीं करते। हमें पता है कि आने वाला समय इससे ज़्यादा टिपिकल होने वाला है, तो इसको कैसे झेलना है और कैसे काम करना है। अब रही बात शुरुआती दिनों की, जब हम लोगों ने केसरिया टेक्सटाइल कंपनी लॉन्च की थी, तो सिंगल दुकान थी, ओह, जिसमें सिर्फ साड़ी हम लोग रखते थे। मुश्किल से हम लोगों ने 15-20 लाख रुपए का माल हम लोगों ने डाला था। टीम बनाई, छोटी सी टीम बनाई, एक एक लड़का हम लोगों ने कॉलिंग का रखा कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग का से डिजिटल जरिए से हम लोग लोगों के पास पहुंच रहे हैं,
तो हमारे पास कॉल आएंगे तो उसको कौन अटेंड करेगा, कौन रेगुलर बेसिस पे, तो सिंगल एक लड़का रखा उसके लिए। वीडियो बनाते थे तो हम लोग मोबाइल से वीडियो बनाते थे। तो कंपटीशन इतना था, ग्राहक आता था तो ग्राहक बोलता था रेट महंगी है आपकी, कभी ग्राहक बोलता था कि है ना मैं तो उस दुकान से लिख के आया हूँ तो वहाँ सस्ता मिलता है। ऐसे कई चीज़ें हमारे सामने आने लगी, तो हमने एक एक पॉइंट पे क्लियरिटी करी अपनी कि हमें करना क्या चाहिए। देखा कि रेट हमारी वाकई सस्ती थी, लेकिन हो क्या रहा था कि हम लोग बनाते थे छः, जैसे साड़ी का कट होता है 6 30 कट होता है, लोग 5.5 मीटर बना रहे थे वही चीज़। अब 5.5 मीटर वाली तो वो 100 रुपये में दे रहा है, हम 36 दे रहे थे 120 रुपये में। तो रेट तो हमारी सस्ती थी, लेकिन वो 5.5 मीटर दे रहा है, कट चोरी हो रही थी। कट चोरी। तो ग्राहकों को हम लोग समझाने लगे, हमारे ग्राहक को, कि देखिए आप बाजार से जो माल लेते हो वो कट चोरी का माल लेते हो। आप बाजार से जो माल ले रहे हो उसके अंदर कहीं ना कहीं मील का फर्क है, टेस्ट का फर्क है, क्वालिटी का फर्क है। धीरे धीरे हमारा ग्राहक समझने लगा। वहां की वो लेता था 50 साड़ी, हमारे पास से लेके जाता था 10 साड़ी, लेकिन उसकी 50 साड़ी में से 45 साड़ी बची हुई रहती थी, हमारी 10 साड़ी की 10 साड़ी बिक जाती थी उसके पास में। तो हमारा रिपीटेशन रेशियो धीरे धीरे बढ़ने लगा। हमें समझ में आया कि हमें क्वालिटी पे काम करना है, वैरायटी अच्छी रखनी है, प्राइस को हमेशा एफिशिएंसी रखनी है। इन सब चीज़ों पे हम लोगों ने निरंतर हमारा प्रयास किया, तो हमारे पास में वैरायटी अब बढ़ने लगी, ग्राहक की डिमांड रिपीटेशन बढ़ने लगा। जिस बिजनेस के अंदर रिपीटेशन नहीं होता वो बिजनेस कभी भी सस्टेन नहीं कर सकता। हमारा एक ही धैर्य था, हम लोगों ने समझ चुके थे कि बाजार जो बोल रहा है, बाजार जो काम कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ कट चोरी, रेट सस्ता देना, गलत प्रोडक्ट देना, सब कुछ देने पर लगा हुआ है। हम लोगों ने क्या अपनाया, वैरायटी अच्छी देनी है, क्वालिटी अच्छी देनी है, रेट एकदम वाजिबी रखनी है, और मार्केट में अपन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है। वो पॉलिसी हम लोगों ने अपनाई। तो हमारे पास में जितने भी कस्टमर्स आते थे बार बार में आने लगे, बार बार में रिपीटेशन हमारे पास में आने लगा। तो ये सारी समस्या हम लोगों ने मेंटेन करी। और क्या समस्या हुई स्टार्टिंग के अंदर, फाइनेंस की सबसे बड़ी समस्या हर जगह रहती है, तो फाइनेंस की समस्या रहती। टीम बड़ी कर रहे थे तो उस टाइम समस्या। रोड पे दलाल घूमते हैं, आपको पता है रोड पे दलाल रहते हैं, तो हमारा कस्टमर्स हमारे पास में आता है, बोलता है, ऑटो वाले को बोलता था, बोले केसरिया चलना है, बोला हाँ ठीक है बैठिए केसरिया लेके जाता हूँ। वो केसरिया की जगह दूसरी जगह ले जाता है, बोले हाँ यही केसरिया है। अब ग्राहक पहली बार सूरत आया हुआ है, उसको क्या पता कि केसरिया कौन सी है, तो वो वहां ले जाके बैठ गया, वहां से उसने परचेसिंग कर ली। रात को वो घूम फिर के हमारे पास में आता था कि मुझे गलत जगह लेके गए। तो कस्टमर टूट रहे थे। समस्या फाइनेंस की बनी हुई है, समस्या आने वाले समय में कैसे काम करना है, बड़ा कैसे करना है, उसके लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। टीम बड़ी करनी थी, प्रोडक्ट रेंज बढ़ानी थी, तो अनगिनत समस्या है। अब समस्या जब आती है तो एक साथ पहाड़ टूट के आती है, तो वैसी वाली समस्या हमारे साथ चलती थी और आज भी चल रही है और आगे भी मुझे चलती रहेगी। लेकिन हमें पता है कि हमारा जो विजन है, हमारा जो माइंड सेट है, हमारा जो गोल है, हम लोग अचीव कर ही लेंगे। वाह भाई वाह, बढ़िया। देखो सक्सेसफुल लोगों की यही बात होती है कि भाई जो लोग छोटे माइंडसेट वाले होते हैं उनके सामने कोई मुसीबत या दिक्कत आती है ना, तो वो क्विट करने का सोचते हैं कि भाई चलो अभी हमारे बस का नहीं है, चलो हम दूसरा रास्ता अपनाते हैं। तो आपका जो माइंडसेट है वही माइंडसेट जो है वो लगातार आपकी सफलता की रास्ते बनाता रहा। सो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हर एक के बिजनेस में, वो है स्टाफ का। मान लो कि आप तो हर जगह पे हर काम नहीं करते हैं, तो आपका स्टाफ है, तो आप स्टाफ के लिए क्या करते हो, आपके बिजनेस में स्टाफ का क्या इंपॉर्टेंट रोल? देखिए, पहली बात, आज तक मेरे को 14 साल इस इंडस्ट्रीज के अंदर हो गए, और मैंने जो भी काम सीखा है उसके अंदर स्टाफ वर्ड मैंने कभी यूज़ भी नहीं किया। और मेरे जितने भी काम करने वाले साथी हैं वो मेरे फैमिली का हिस्सा है। एक फैमिली मेरी अपनी खुद की होती है और एक फैमिली कंपनी के साथ की होती है। तो कभी भी मैंने उनको कभी भी स्टाफ की तरीके से ना तो समझा है और ना आगे कभी समझना चाहता हूँ। आज जो कुछ भी हूँ तो वो मेरी टीम की बदौलत हूँ। टीम हमेशा मुझे आगे के लिए प्रेरित करती है और जो मैं बोलता हूँ वो मेरी सुनती है। मैं कई बार देखता हूँ कि मैं मेरी टीम को कभी भी कोई चीज़ बोलता हूँ तो हो सकता है दूसरी कंपनी में 48 घंटे लगे, लेकिन मेरी टीम के अंदर मुझे पता है कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर वो काम को एग्जीक्यूट करती है। इतनी बढ़िया तरीके से हम लोगों ने टीम बनाई, कभी भी ना नहीं है, कोई टाइम का फाउंडेशन नहीं है, क्योंकि टीम को फैमिली जैसे समझा हुआ है और आज भी फैमिली है। घर पे प्रोग्राम होता है, कोई भी एक्टिविटी होती है तो हमारी जितनी भी कंपनी के लोग हैं वो हमारे पास में पहुंचते हैं, हम लोग उनको इनवाइट करते हैं, उनके प्रोग्राम में मैं जाता हूं, तो पूरा फैमिली की तरह हम लोग काम करते हैं। टीम को हम लोगों ने जैसे भी डाइवर्ट किया हुआ, जिस चीज़ को जो डिपार्टमेंट दिया हुआ है
हर डिपार्टमेंट को वो बेखूबी निभाते हैं। ऐसा कहीं भी नज़र नहीं आता है कि हमारी टीम कहीं न कहीं कमज़ोर है कि वो सिर्फ़ सैलरी के लिए काम कर रहा है। वो कंपनी के लिए काम कर रहा है, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी कैसी हो, वो उसके लिए काम करता है। मतलब मैं कहीं न कहीं आपके स्टाफ में आपने रिलेशन ही ऐसा बिल्डअप कर दिया है, फैमिली का एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है कि कोई भी जो टीम मेंबर है वो ऐसा नहीं सोचता कि भाई मैं सैलरी पे काम कर रहा हूँ, वो मेरी खुद की कंपनी है। बिल्कुल, वही बिल्कुल। माइंडसेट से। हमारे पास में इतने सारे डिपार्टमेंट आप देखिए, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट एक होता है, आईटी का डिपार्टमेंट है, सोशल मीडिया का डिपार्टमेंट है, सेल्स का डिपार्टमेंट है, पैकिंग डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है, बिलिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है, वेयर हाउस पे काम करने वाला वो डिपार्टमेंट, इतने सारे डिपार्टमेंट है। अब सारे डिपार्टमेंट तो मैं नहीं हुँ, संभालता, हुँ। कहीं न कहीं उसको लीड करने वाले हमारे साथ में काम करने वाले लोग हैं। तो वो लोग भी इतने मैच्योर है कि उनको टीम कैसे मैनेज करनी है, टीम के साथ में कैसे काम करना है, नीचे की टीम को कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे उसको काम देना है। तो फैमिली का पूरा हिस्सा बना हुआ है। मैं अगर एक फैमिली इकलौता फैमिली जैसा काम करूँ या इकलौता मैं सोचूँ कि मैं फैमिली संभाल तो भी नहीं चलता। हेड जो है वो भी एक अपने आप को वही समझते हैं कि इस कंपनी को चलाने के लिए हमें फैमिली जैसा रखना पड़ेगा नीचे वाली टीम को। तो वो रखते हैं फिर वो ऊपर वाले रखते हैं फिर मैं रखता हूँ। तो सारा काम उसी सिस्टम से चलता है। ओके, ओके। मतलब में आपने पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है। बिल्कुल, यस, बिल्कुल। यस। सो अभी हम बात करेंगे थोड़ी लीडरशिप के ऊपर कि भाई हर एक आदमी के अंदर एक लीडर छुपा हुआ रहता है। सो एक लीडर के पास में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो अच्छा एक लीडर बन सके। सो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई 3 क्वालिटीज जो आज हमारी जो ऑडियंस है उनके साथ में शेयर करना चाहेगी भाई आपके अंदर वो 3 क्वालिटी है जिसकी वजह से आप अच्छे लीडर बन पाए। देखिए, लीडर जितने भी लीडर बनते हैं हिंदुस्तान के अंदर वो अपनी-अपनी कोई ना कोई क्वालिटी उसके अंदर छुपी हुई होती है, उसी के कारण वो लीडर बनते हैं। रही बात मेरी तो मैं 3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। पहला है पेशेंस। आदमी में संयम अगर है, संयमित है, देखिए उतार-चढ़ाव आते हैं, सामने आपके पास व्यक्ति बैठा है और आपने कोई काम बोला और वो नहीं किया, फिर आपके पास में वापस वो काम आपने वापस से उसको बोला और फिर नहीं किया, तो आपका पेशेंस कहीं न कहीं बिगड़ जाता है। तो पेशेंस के बिना आप कोई भी काम करने में असक्षम हो जाओगे। अगर आपके पास पेशेंस है, तो आज नहीं कल आप पालोगे, लेकिन पेशेंस रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग कोई भी काम करते हैं तो ये नहीं सोच के करते हैं कि आज सोचा है तो 6 महीने बाद में अपने को मिल ही जाएगा। हो सकता है उस काम के अंदर 1 साल भी लग जाए, 2 साल भी लग जाए, 3 साल भी लग जाए। लेकिन हमारा विज़न क्लियर है, हमारा गोल क्लियर है तो 100% हम लोग पहुँच जाते हैं। तो पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा जो चीज़ मैं अपने आप के अंदर देखता हूँ रोज़ अपग्रेड होने की कोशिश करता हूँ कि पहले मेरे पास में मोबाइल फ़ोन स्मार्ट नहीं था। तो स्मार्ट आया तो हम लोग स्मार्ट तरीके से वर्क किए। फिर हमें हमारे पास में डिजिटल मार्केटिंग कोविड के बाद में बहुत ज़्यादा प्रचलन हुआ तो अपग्रेड हुए उसके साथ में। अभी एआई चल रहा है, तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में क्या-क्या चीज़ें वर्क करती है कैसे, तो अपने आप को जितना ज़्यादा अपग्रेड करोगे आप, उतना ज़्यादा अपने आप के अंदर क्वालिटी पाओगे आप। तो पेशेंस के साथ में आपको अपग्रेड होने की साथ-साथ में ज़रूरत है। तीसरा है आपका रिलेशनशिप बिल्ड करना। कोई भी काम आज के ज़माने के अंदर आप कितनी भी बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन देखिए, ऑर्गेनाइज़ेशन इस टाइप की बनी हुई है जो नेटवर्किंग करती है, नेटवर्किंग मार्केटिंग करती हैं। आप किसी भी व्यक्ति से अगर कनेक्ट हो रहे हो तो कोई न कोई एक गोल होगा। मैं आपसे कनेक्ट हो रहा हूँ तो मैं आपको कुछ दे के जाऊँगा या मैं आपके साथ में कुछ सीख के जाऊँगा। तो नेटवर्किंग मार्केटिंग अगर आपने सीखी हुई है और नेटवर्क को आप जानते हो, रिलेशनशिप को बिल्ड करना जानते हो, तो हर चीज़ आसान तरीके से हो सकती है। तो पेशेंस, अपने आप को अपग्रेड करना और रिलेशनशिप, ये 3 चीज़ें अगर आपके पास में है तो आज के समय में सारे काम करना आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। वाह! बहुत बढ़िया बात बताई कि आजकल लोगों के अंदर और खास करके जो आज की युवा पीढ़ी है उसके अंदर पेशेंस नहीं है, धीरज नहीं है। उनको क्विक में ऐसे चुटकियों में करोड़पति बनना है, चुटकियों में लाखोंपति बनना है। तो पहली चीज़ की लर्निंग आज हमारे ऑडियंस को ये मिली कि पेशेंस होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि हर एक जो लीडर है उसको कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, अपने फील्ड का एक्सपर्ट बनना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल व्यक्ति में सिर्फ वही डिफरेंस है कि जो सक्सेसफुल है ना वो उस फील्ड का एक्सपर्ट बन चुका है। हुँ, किसी भी फील्ड में यदि आपको सफलता चाहिए तो उस फील्ड के आपको एक्सपर्ट बनना ज़रूर। पड़ेगा। सो एक थोड़ा फैमिली के बारे में बात करते हैं कि हर एक आदमी जो सक्सेसफुल बनता है ना तो मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को मिला तो उनका जो फैमिली का एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा रहता है, फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा रहता है, तब जाके वो आदमी आगे जीवन में बढ़ सकता है। तो आपने जब इस केसरिया टेक्सटाइल की शुरुआत की तब आपका फैमिली का सपोर्ट कैसा था और आज के दिन में कैसा सपोर्ट है आपका?
देखिए, स्टार्टिंग में जब मैं ऑफिस जाता था तो ऑफिस का टाइमिंग मेरा था 7 o'clock मॉर्निंग का। तो 6 o'clock में उठता था और मैं 7 o'clock तक ऑफिस पहुंचने की सोचता था, और रात का कोई ठिकाना नहीं था। तो होता है ना कि घर में बोलेंगे कि खाना खाया कि नहीं खाया, या ये क्या क्या तरीका है कि इतना 18-18 घंटे अभी वर्किंग कर रहा है और है ना खाने का कुछ पता नहीं। और आज भी मेरा यही सिस्टम है, मैं अगर घर से निकल गया तो उसके बाद में मैं खाने की चिंता नहीं करता, वाह उसके भाई बाद में सिर्फ मैं काम की चिंता करता हूँ। तो हमेशा यही रहता था। फिर धीरे धीरे फैमिली वालों ने समझा कि ये काम इतना इजी नहीं है, जो ये काम कर रहा है वो इतना इजी काम नहीं है और हर किसी के बस की बात नहीं है। तो इसको जो कर रहा है उसके लिए अपन को डिस्टर्बेंस नहीं देना। तो फैमिली का क्या काम, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जैसे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी घर वालों को घुमाने के लिए, घर वालों को मेडिकल काम है तो उसके लिए, तो मेरे भाई है, मेरे फादर है, तो उन लोगों ने ये सारी जिम्मेदारी जो मेरे पे ऊपर थी वो जिम्मेदारियों को अपने ऊपर ले लिया। वाह मेरी वाइफ है, तो स्कूल, जैसे मेरा एक बेटा है, तो स्कूल का कोई भी प्रोग्राम है या उसको कुछ दिलाना है, कोई फंक्शन अटेंड करना है, तो स्टार्टिंग में सारी की सारी जिम्मेदारियां जो मेरे ऊपर लागू थी वो उन्होंने ले ली। क्योंकि जब तक मैं फ्री नहीं रहूँगा, जब तक मैं वो फ्रीडम नहीं होऊंगा अपने काम के लिए, जब तक मैं आगे बढ़ने में मुझे परेशानी आएगी। तो जो परेशानियां वो ले सकते थे या जो जिम्मेदारियां वो ले सकते थे उन्होंने जिम्मेदारी ली। तो फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है और नेसेसरी है। फैमिली सपोर्ट के बिना आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। और मोरल तो यही कहता है कि जिसके परिवार के अंदर सपने हो, जिस जो परिवार का करता है और उसका वो सपना, और वो सपना पूरा परिवार बना लेता है, तो 100% आप आगे बढ़ जाओगे। आज मुझे भी बहुत अच्छा सीखने को मिला कि भाई परिवार का जो करता है, परिवार का जो आदमी है जो पैसे कमा के लाता है, उसका ड्रीम यदि पूरा घर बना ले तो डेफिनेटली वो आदमी बिजनेस में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनता है। वाह, गुड। सो एक बहुत सारी चीजें मुझे आपके बिजनेस से सीखने को मिली। सो एक बात मुझे ये पूछनी है हमारे व्यूअर्स के हिसाब से कि भाई बहुत सारे लोग टेक्सटाइल में जो दिखाते कुछ है और उनका काम कुछ अलग रहता है, तो उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई ये लोग? उनको अगर फाइंड आउट करना है कि भाई ये आदमी बोलता है वैसा कुछ होगा कि नहीं होगा, ऐसे लोगों से सावधानी कैसे रखें? इन शॉर्ट कि हर एक के ऊपर वो लोग, तो रील्स है, रील्स की दुनिया है, तो रील्स देख के उनको ट्रस्ट हो जाता है कि भाई ये साड़ी तो 50 में मिलेगी, लेकिन हकीकत में मिलती भी है कि नहीं मिलती है, तो वो फाइंड आउट करना है, वो सावधानी बरतनी है, तो कैसे बरतें? आज के समय हर परिवार में 5 मेंबर हैं, ये तो मानते हो? मम्मी पापा होंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे, एक बेटा होगा। आप खुद जानते हो कि उस परिवार के अंदर अगर परचेसिंग करने आएगा उसमें से 5 मेंबर, उसमें से कौन आएगा? सबसे समझदार व्यक्ति आएगा। यस। आज आप कहीं किसी को भेजोगे कि ये माल परचेसिंग करके ला, तो घर का परिवार का जो सबसे समझदार व्यक्ति होता है उसको आप परचेसिंग करने भेजते हो। अगर वो समझदार व्यक्ति ही चोट खा जाता है तो उसकी दुकान चलाने में मुसीबत हो जाती है। मैं वीडियो के माध्यम से 1000 बार नहीं लाखों बार बोल चुका होगा कि कभी भी आप आते हो सूरत परचेसिंग करने, तो जो आप जिस जगह बैठे हो, जब से आप कोई भी शहर आओ, उस शहर में बैठे हो, उस समय आपने जो लिस्ट बनाई है आप सिर्फ और सिर्फ वहीं जाओ। आप सूरत आते हैं, मैं देखता हूँ कि व्यापारी सूरत आते हैं, सूरत आने के बाद में उनकी भाषा है, तमिल है, भोजपुरी है, गुजराती है, मराठी है। यहाँ पे आता है, उतरता है, ऑटो वाला मिल गया, तमिल में बात कर रहा है, तो उसको ऐसा लगता है कि ये तो मेरे गांव का मेरा है। भाई मिल गया मुझे। हाँ, मेरा भाई मिल गया मुझे। भोजपुरी मिल गया, यूपी बिहार से आते हैं तो यूपी बिहार वाले बोलते हैं कि हमें तो भोजपुरी मिल गया, हमारे तो गांव का मिल गया। उसको वो है राजस्थान का, उसको भाषा आती है तमिल, और वो अपना भाई बना रहा है वहां पे तमिल। लेकिन जो परचेजिंग करने आ रहा है वो ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसने मेरे से तमिल में अगर बात करी है या मुझसे गुजराती में बात करी है, मराठी में, तो एक दिन का रिलेशनशिप के चक्कर में मेरा 8 से 10% का कमीशन मैं देख के जाता हूँ। तो रिलेशनशिप बनाना था आपको कंपनी के साथ में, आपने एक दिन का रिलेशनशिप बनाया, आपने उसको भाई बनाया, उसको बहन बनाया, उसको कुछ भी बनाया, गांव का व्यक्ति बनाया। उस एक दिन के रिलेशन से आप 5 लाख की शॉपिंग करने हैं और 10% का कमीशन की चोट खा के गए, तो 50,000 का कमीशन की चोट खा के गए। तो रिलेशन बनाना किससे था? कंपनी से। तो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि कंपनी से आप रिलेशनशिप बनाओ तो 100% आपको कंपनी बेनिफिट देगी। कंपनी से बेनिफिट लेने की कोशिश करो, ना कि वो एक दिन से रिलेशन वाले जो दलाल है, जो एजेंट है, जो आपको गलत राहों पे बैठाते हैं, उनसे ना लेके
कंपनी के साथ में जो भी आपका सुझाव है, जो भी बातचीत है, आप उनके साथ करो, 100% कोई ना कोई रास्ता निकलेगा ही निकलेगा। ओके ओके, डेफिनेटली। मतलब मैं कि भाई जो आपको रास्ता दिखा रहा है, ओके, उसके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है आपको। बिल्कुल, एक दिन का रिलेशनशिप हाँ, के लिए आप पूरा पैसा उसके ऊपर, बस उसके कहने पे दाव पे लगा दाव देते पे हो, लगा। तो वो कहीं ना कहीं नुकसान ही देखी जाता है। और जो परचेस करने के लिए आता है ना, उसका कहीं ना कहीं माइंड सेट ये रहता है कि भाई मैं ये एड्रेस देख के आया हूँ, रास्ते में मुझे बोर्ड मिला कि भाई इससे भी सस्ता मिलेगा, तो मैं थोड़ा उधर डाइवर्ट हो जाता हूँ। वो डाइवर्ट होना कहीं ना कहीं उसके लिए भारी पड़ता है, बिल्कुल, 100%। नुकसानी के तौर पे हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बस वही सारी समस्या है कि मैं इसलिए आपको बोला है कि घर पे जो निकलता है, जो परचेजिंग करने, वो सबसे समझदार होता है, तो उसको यहाँ आके भी उतनी समझदारी रखनी समझदारी है रखनी। जिससे वो माल अच्छी रेंज में, अच्छी क्वालिटी, अच्छी वेरायटी परचेज कर पाए। डेफिनेटली। तो बहुत अच्छी बात बताई रितेश जी ने कि भाई आपका जो समझदारीपन है वो कहीं ना कहीं छोटी मोटी प्रॉफिट के लिए इधर उधर डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल तभी बिल्कुल। आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट कर सकते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं वो काम चोरी करते होंगे, कहीं ना कहीं वो क्वालिटी में चोरी करते होंगे, कहीं ना कहीं वो साइज में चोरी करते होंगे, वो फायदा आपको कहीं ना कहीं बड़ी नुकसानी की तरफ लेके जा सकते। अभी हम थोड़ा फ्यूचर के बारे में बात करेंगे कि भविष्य में आप केसरिया टेक्सटाइल को कहाँ पे देखना चाहिए, आपका विजन क्या है, ताकि आपके जो आपके साथ में जो जुड़े हुए हैं उनको भी पता चले कि हमारी जो कंपनी है वो भी प्राउड फील कर सके कि नहीं, हमारे जो बॉस है, हमारे जो रितेश सर है, उनका विजन ये है। देखिए, जब केसरिया टेक्सटाइल कंपनी स्थापना करी तो हम लोगों ने डोमेस्टिक मार्केट को टारगेट किया था कि गांव में जो लोग हैं, जो व्यापार करना चाहते हैं, वो एक होलसेलर से, गांव के उस क्षेत्र के होलसेलर से लेते हैं। क्यों ना वो डायरेक्ट हमारे पास में आके कपड़ा लें। एक मैन्युफैक्चरर से लेगा तो कहीं ना कहीं 20 से 30% का फायदा उसको अवश्य मिलने वाला है। तो हम लोगों ने वो टारगेट किया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मेट्रो सिटी के लोग हमारे पास में आने लगे कि हमें शोरूम खोलना है, हमें मॉल खोलना है, तो वो लोग हमारे पास में आने लगे। तो धीरे धीरे हमारा विजन बढ़ता गया। स्टार्टिंग में इतना बड़ा विजन नहीं था, लेकिन जो आज विजन है वो हम लोगों को वो क्लियर है कि हमारा विजन क्या है। हम लोग केसरिया टेक्सटाइल कंपनी को एक ग्लोबल कंपनी बनाना चाहते हैं। उस वेंचर के अंदर हम लोग ये चाहते हैं कि पूरे इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट हैं, उस स्टेट के अंदर केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की एक आउटलेट वहाँ पर रहे। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का चाहे वो होलसेल मॉडल हो या गेटवे मॉडल हो या फ्रेंचाइजी मॉडल हो, सारे मॉडल्स पे हम लोग वर्किंग कर रहे हैं और उस मॉडल को हम लोग वहाँ तक लेके जाना चाहते हैं। सेकंड चीज़, हमारा जो विज़न है वो हम लोग ये चाहते हैं कि जो व्यक्ति आज के समय ये सोच रहा है कि मैं व्यापार किस चीज़ का करूं, असमंजस की स्थिति में है, तो उसको क्लियरिटी देना। क्योंकि इतनी बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या है इंडिया के अंदर, उसको कहीं ना कहीं हमारा एक मैसेज आपके माध्यम से या हमारे चैनल्स के माध्यम से अगर पहुंच जाए कि वो क्या कर सकता है और कितना बड़ा बदलाव कर सकता है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक प्रण लिया हुआ है कि हमें हमारी कंपनी के द्वारा हम लोग वहां तक पहुंचे और उसको कहीं ना कहीं नौकरी करने वाले से बजाय उसको नौकरी देने वाले तक अपने वो बनाना है। तो एक ये हम लोगों का विजन, सबसे बड़ा विजन है। और आज करीब करीब इंटरनेशनल मार्केट की बात करूँ तो 40+ कंट्रियों में हमारा माल जा रहा है। और 40+ कंट्रियों में माल जाने के साथ साथ में उनके जो एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर हमारे पास में आ रहे हैं, मेक टू ऑर्डर के, वो प्रोग्राम भी वो ऑर्डर भी हम लोग ले रहे हैं। आगे दिन दिन बढ़ रहे हैं। हमारी एक अलग से टीम हम लोगों ने बनाई है, एक्सपोर्ट की टीम बनाई है, जो एक्सपोर्ट करने के लिए और नए नए क्षेत्रों पे काम कर रही है और नए नए प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है। वाह भाई वाह। इट मीन्स कि आपको बहुत लंबा खींचना है, अभी बहुत लंबा सफर करना है, आप बिल्कुल जहाँ तक बिल्कुल गए हैं उनसे कहीं गुना ज्यादा आगे निकलना बिल्कुल है। बिल्कुल। वाह भाई वाह। मैंने कई सारे बिजनेसमैनों के साथ में डिस्कस किया, बहुत सारे बिजनेसमैनों को मिला है, तो हर एक जो सक्सेसफुल बिजनेस में वो कहीं ना कहीं रिस्क लेता है। आपने बोला ना कि साहस करना पड़ेगा, शुरुआत में ही बोला है कि जितना बड़ा रिस्क है उतनी बड़ी सफलता है। तो आपने अब तक की लाइफ की जर्नी में कौन सा बड़ा रिस्क लिया है, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स के साथ में कोई। देखिए, रिस्क तो जिस दिन किया था उस दिन भी वो उतना, जितना भी कैपिटल लगाया वो भी रिस्क था। आज जितनी कैपिटल लगी हुई है वो भी रिस्क पे है और आने वाले समय में जितना बढ़ाऊंगा वो भी रिस्क पे है। विदाउट रिस्क तो व्यापार हो ही नहीं सकता। बिजनेस माइंड जो भी व्यक्ति होता है वो हमेशा ये चाहता है कि आज मेरा वॉल्यूम 100 करोड़ का है तो मैं इसको 200 करोड़ पे करूँ। तो 200 करोड़ करने के लिए उसको कैपिटल की जरूरत होती है। तो कैपिटल कहाँ से आएगी? या तो वो लोन लेगा या खुद का पैसा लगाएगा। लोन लिया वो भी रिस्क है, नया जो पैसा डालना पड़ेगा, और खुद का पैसा लगाएगा वो भी रिस्क है। तो रिस्क के बिना तो व्यापार हो ही नहीं सकता। अब व्यक्ति ये सोचता है कि रिस्क में कितनी लूं, कितनी लूं, तो आप उतनी रिस्क लो जितनी आप झेल पाओ। स्टार्टिंग में मैंने उतनी रिस्क ली जितनी मैं झेल पाया। उसके बाद में मुझे पता चला कि मैं इससे थोड़ी सी रिस्क ज़्यादा लूंगा तो मैं उसको भी झेल पाऊंगा। तो धीरे धीरे होता है, जब जैसे जैसे व्यापार चलता है, अपन कितनी रिस्क को झेल सकते हो उतनी उतनी रिस्क लेते रहनी चाहिए।
मीन्स कि आपकी जो रिस्क से आपको फैमिली को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग ऐसे अंधाधुंध रिस्क ले लेते हैं, फिर वो मकान भी बेचना पड़ता है, नहीं गाड़ी भी। काम उतना ही करना चाहिए, रिस्क उतनी लेनी चाहिए जितनी आप झेल सको। नहीं तो पता चला कि भाई कुछ नया करने के लिए गए तो जो था वो भी बेचना पड़ रहा है, हाँ, ऐसा हो। अधिकतर तो होता यही है। अधिकतर वैसा ही बाकी होता है। बाकी सबका माइंडसेट होता है कि मैं इस पैसे को जब मैं लगा रहा हूँ दाव पे, तो उस पैसे से रिटर्न मुझे कितना मिल कितना सकता है, इसीलिए वो रिस्क करता है। लेकिन एंटरप्रेन्योर, कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए, हाँ मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, कैलकुलेटेड रिस्क अगर है और आपने सोची समझी रिस्क ली है, तो 100% आपको कहीं नुकसान नहीं मिलेगा। आप देखिए जितनी बड़ी ग्लोबल कंपनियां आज के समय, जैसे वो टाटा हो, रिलायंस हो, अडानी हो, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, वो क्या करती है, वो एक्स्ट्रा लोन लेती है कि मुझे 1 लाख करोड़ का ये बिजनेस करना है, 50,000 करोड़ का बिजनेस करना, उनके पास है थोड़ी ना, लेकिन लोन लेते हैं तो लोन इतनी बड़ी रिस्क का लेते हैं कि उनकी पूरी की पूरी कंपनी, पूरा पूरा एम्पायर दाव पे लग जाता है। तो रिस्क तो वो उतनी लेते हैं कि उनका एम्पायर पूरा दाव पे नहीं लग जाए, तो उतनी रिस्क लेते हैं। लेकिन उनका अपन को लगता है कि 1 लाख करोड़ रुपए का लोन लिया उन्होंने, लेकिन उनको पता है कि मेरा 20 लाख करोड़ का साम्राज्य है, उसके पीछे मैंने 1 लाख करोड़ का लोन लिया है। तो रिस्क वो अपने हिसाब से लेते हैं, सब अपने अपने हिसाब से रिस्क लेते हैं। ऐसे देखते हैं कि अंबानी ने उसके लड़के की शादी में इतने करोड़ों का खर्चा किया, लेकिन वो उसका 1% भी नहीं था जी जितनी बिल्कुल उसकी बिल्कुल। नेट टोटल नेटवर्थ है। सोच तो तब निर्धारित करते हैं ना कि उसके लेवल का जो आदमी होगा, अगर उनके लेवल का कोई आदमी है तो उसके लिए वो अमाउंट छोटी नजर आएगी। मुकेश अंबानी को तो स्वाभाविक है, उनको तो छोटी है, लेकिन उनके लेवल का आदमी होगा, जैसे कोई अडानी हो, टाटा हो, जैसे कोटक महिंद्रा हो, कोई भी हो, तो उसको तो वो 5,000 करोड़ छोटे लगेंगे, क्योंकि उसको पता है उसकी रिस्क कितनी है इसके अंदर और कितना रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। तो डिपेंड करता है आपका माइंडसेट कितना बड़ा है। तो अब तो सब लोग डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, तो कुछ प्रॉफिट बताते हैं कि इसका प्रॉफिट बता दें कि इस शादी से कितना प्रॉफिट हुआ, और कुछ नेगेटिव बताते हैं इतना खर्चा करने का क्या मतलब था। तो डिपेंड करता है आप किस नजरिए से उसको देखते हैं। सिंपल फॉर्मूला है, गूगल पे आप सर्च करोगे कि बियर पीने के फायदे, तो वो फायदे ही बताएगा, जी वो बिल्कुल नुकसान नहीं बताएगा। बिल्कुल। लेकिन यदि आप सर्च करोगे कि बियर पीने के नुकसान, तो वो नुकसान ही बताएगा। इट मीन्स कि आपका जैसा माइंडसेट है वैसा ही आंसर आपको मिलेगा। इंडिया के अंदर, जैसे मैंने उनकी शादी की बात हुई, तो मैंने ये देखा कि इंडिया के अंदर 2 करोड़ नए बच्चे हर साल पैदा होते हैं। जो पहली बार मोबाइल, स्मार्ट मोबाइल, 2 करोड़ बच्चे हर साल नया मोबाइल, स्मार्ट मोबाइल लेते हैं, तो उसको थोड़ी ना पता है कि रिलायंस कितना बड़ा ब्रांड है या रिलायंस कौन है। तो आप सोचिए कि उसने 5,000 करोड़ या 1,000 करोड़ रुपया जो भी खर्चा किया शादी के अंदर, उन 2 करोड़ लोगों को पता चल गया कि रिलायंस कौन है और रिलायंस की ताकत क्या है। तो उन्होंने तो दो करोड़ लोगों को अपने आप में वापस से रिलायंस की याद दिला दी। वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, वन टाइम सोशल मार्केटिंग। मीडिया पे वही छाए हुए रहते थे। बिल्कुल, कोई रील खोलो, कोई स्क्रॉल करो, आप सारे यूट्यूबर्स, जैसे फिल्म स्टार, सब लोग उसके अंदर लगे हुए थे। तो उन्होंने माहौल क्रिएट किया, और उनको पता है कि वो बड़ी कंपनियां हमेशा इंसानों को प्रोडक्ट समझती हैं, तो जो इंसानों को प्रोडक्ट समझती है वो उससे कुछ भी रिटर्न ले सकता है। तो वो बड़ी कंपनियां, उनको पता है कि कैसे मुझे रिटर्न लेना है। डेफिनेटली बहुत अच्छी बात बताई आपने कि भाई जो लोगों का जितना माइंडसेट रहता है ना, उतना तक ही वो सोच सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके हिसाब से ही वो सोचता है। सो अभी हम बात करेंगे कंप्लेंट हैंडलिंग के बारे में। यहाँ पे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो इस पॉडकास्ट को देखते होंगे, और हर एक के बिजनेस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंप्लेंट आती होंगे। जैसे आइडिया है तो उनका भी कस्टमर कंप्लेंट नंबर रहता है, फिर आप कोई भी कंपनी उठा लो उसका कुछ ना कुछ कंप्लेंट नंबर रहता ही है। इस मीन्स कंप्लेंट नंबर क्यों है? क्योंकि हर कंपनी जो है वो हर जगह पे अपने सभी लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकती, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर आता ही होगा। सो बेसिकली आपकी कंपनी में भी कुछ ना कुछ कंप्लेंट आती होंगी, तो हर एक का कंप्लेंट हैंडल करने का तरीका अलग अलग रहता है। तो आप कौन से तरीके से उस कंप्लेंट को हैंडल करते हो? कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ में हुई होगी, कोई कंप्लेंट आई होंगी और बहुत अच्छे वे में आपने उसको सॉल्व किया और आपका जो ग्राहक है वो बहुत संतुष्ट हो गया आपके आंसर से। यस, सबसे अच्छा क्वेश्चन आज के पॉडकास्ट में आपने ये पूछा। हम लोगों ने आज तक कोई कंप्लेंट के लिए कोई बंदे को नहीं बैठा रखा है। ओहो, हमारे पास में एक भी बंदा ऐसा नहीं बैठा है जो कंप्लेंट नंबर के लिए, किसी को समस्या हो रही हो, उसका समस्या के लिए कोई पर्टिकुलर बंदा बैठाना पड़े या पर्टिकुलर कोई काम करना पड़े। कंप्लेंट बोल के हमारे पास में जीरो है कंप्लेंट। दूसरी चीज, असुविधा क्या हो जाती है कि हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट में माल भेजा और उनको मिलता नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास कॉल आता है। अदरवाइज कभी प्रोडक्ट के लिए कॉल नहीं आता कि प्रोडक्ट घटिया आया है या क्वालिटी बेकार आई है। कभी रेट के लिए नहीं आता है कि रेट हम आपने ऐसी लगा दी। कभी कट के लिए नहीं फोन आता है कि आपने कट ऐसा कट भेज दिया। कोई भी चीज के लिए कोई भी कंप्लेंट नहीं है आज तक का रिकॉर्ड है। इतना बड़ा हम लोगों ने टर्नओवर करते हैं। क्वालिटी के मामले में, वेराइटी के मामले में, रेट के मामले में कभी भी किसी भी कस्टमर का कॉल नहीं आया
बस कॉल आता है तो माल जल्दी पहुंचा डिले या लेट पहुंचा, ट्रांसपोर्टेशन की वजह इसके लिए कोई कॉल, इसके अदरवाइज कोई भी कॉल हमारे पास में नहीं आता। से। वाह तो कंप्लेंट का कोई चांस बनता ही नहीं है, और आगे भी हमारा प्रयास ये रहेगा कि हमारे पास में कोई कंप्लेंट के लिए कभी कॉल ना आए। अब जैसे कोई भी गूगल पे आप सर्च कीजिए केसरिया टेक्सटाइल कंपनी कंप्लेंट या नेगेटिव रिव्यू, आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, अभी जरूर हमारे जो कंपटीटर है वो लोग जरूर नेगेटिव रिव्यू डाल रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है, व्यापार का पार्ट है, व्यापार का। सब लोग करते हैं अपने हिसाब से, अपनी अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से। बाकी कस्टमर के लिए मैं सोचूं या कस्टमर हमारे लिए सोचूं, तो हमारे पास में कोई भी नेगेटिव रिव्यू नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं इससे बढ़िया तो ज्यादा देख ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने देखा भी नहीं है कि भाई आपके पास में कोई कंप्लेन आता ही नहीं है, मतलब। बिल्कुल और मैं जहां तक सोच रहा हूँ तो आप 100% ऑथेंटिकेट काम कर रहे हैं, तभी आपके साथ में ऐसा हो रहा है। बिल्कुल, स्टार्टिंग से हम यस, लोगों ने वही पॉलिसी अपनाई यस, कि हमें क्वालिटी पे काम करना यस। है। और हम जो बोलते हैं, हमारे शब्दों पे हमने फोकस किया कि जो बोलते हैं वैसा ही देना है। बिल्कुल बिल्कुल। जब केसरिया स्टार्ट कर रहे थे तो उससे पहले 6 महीने हम लोगों ने इस चीज के लिए निकाल दिए कि हमें करना क्या है। इतने पेपर मैंने पेन से लिखे हैं, इतने पेपर लिखे हैं, कितनी सैकड़ों कॉपियां मैंने भरी होगी, जब जाके सिर्फ 5 लाइन की समरी निकली। क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, आपकी एफिशिएंसी, ये 5 चीज़ें या 4 चीज़ें आप अगर आप सही ढंग से करोगे तो हो सकता है आपकी रफ्तार धीरे हो, लेकिन जिस दिन रफ्तार पकड़ेगी उस दिन कोई पकड़ नहीं पाएगा। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी बहुत सारे बिजनेसमैन जो है ना, वो आज उनको ख्याल आया और 5 दिन के बाद वो बिजनेस शुरू कर देते, लेकिन आपने पहले 6 महीने रिसर्च किया कि भाई मुझे मेरे कस्टमर को क्या देना है बिल्कुल और बिल्कुल किस वे से देना है। बिल्कुल बिल्कुल। वाह भाई वाह। अभी मैं बात करूंगा 3 सक्सेस प्रिंसिपल्स। मैं बहुत सारे बिजनेसमैनों को, बहुत सारे बिजनेस टाइकून्स को मिला, उनके साथ बैठने का मौका मिला। तो आज मुझे भी इच्छा हो रही है कि मैं आपको भी वो क्वेश्चंस पूछूं कि हर एक आदमी के कोई ना कोई प्रिंसिपल्स रहते हैं कि मुझे इसके बाहर नहीं जाना है, मैं काम करूंगा तो इसी प्रिंसिपल्स के ऊपर ही काम करूंगा। तो आपने कुछ अपने जीवन के, अपने बिजनेस के कुछ प्रिंसिपल बनाए क्या? बिल्कुल। देखिए, प्रिंसिपल्स की एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे हर 30 और 31 तारीख को किसी भी कस्टमर का अगर पैसा हमारे पास में बाकी है, जैसे वो 1 रुपया बाकी हो या 5 रुपये बाकी हो, हर 30 से 31 तारीख को, 1 तारीख को उनके यहाँ पे वापस से आरटीजीएस हो जाता है। होता है ना कभी कभी कि है ना, किसी कस्टमर्स का 30,000 का बिल, 30,506 रुपये का बिल है, उसने 30,510 रुपये दे दिया, तो 4 रुपये जमा है, तो हमारा वापस से 4 रुपये जाता है। तो इससे बड़ा प्रिंसिपल्स का एग्जाम्पल मैं आपको नहीं दे सकता कि हमारे यहाँ पे पॉलिसी है, हम लोग किसी भी व्यक्ति का 1 रुपया भी हम लोग नहीं रखते हैं, वो वापस से हम लोग दे देते हैं। वाह। तो छोटे छोटे प्रिंसिपल्स हम लोगों ने अपनाए हुए हैं। हमारे पास में कोई कस्टमर्स का अगर कोई कॉल आता है और वो पूछता है कि मेरे माल का वीडियो कॉलिंग, प्रिंसिपल्स की बात बताऊं कि जैसे हमारे यहाँ पे जो भी माल पैकिंग होता है, उस माल को हम लोग बाकायदा वीडियो बना के, आपका माल क्या टेक हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वापस से हम लोग वीडियो बना के उसको भेजते हैं, क्योंकि वो वहाँ बैठा व्यापार कर रहा है और वहाँ से हमें पैसा जमा करा रहा है, ऑनलाइन ऑर्डर दे रहा है। तो हम लोग उसको वीडियो बना के भेजते हैं कि आपने ये माल का ऑर्डर दिया था, आपने ये सही माल ऑर्डर दिया, एक बार ओके कीजिए। तो वीडियो बन के उसके बाद जाता है, वो ओके करता है, तब पार्सल पैक होता है। वाह, नहीं तो लिखाए क्या, दिखाया क्या, पैक क्या किया, वो वाला सिस्टम हमारे पास नहीं समय है। भी बिगड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी जाता सारा है। सारा बिगड़ता है, उसका धंधा नहीं धंधा। चलता, वो उसके इफेक्ट पड़ता है। अगर उसको इफेक्ट पड़ा तो स्वाभाविक बात है इंडस्ट्री को इफेक्ट पड़ेगा। मतलब मैं तो शॉकिंग हो गया। मैं, मेरे जितने भी बिजनेसमैनों के साथ में अब तक बात की ना, उसमें पहले आप बिजनेसमैन होंगे कि भाई किसी का 2 रुपये भी आउटस्टैंडिंग है तो वापस से हम लोग आरटीजीएस का। माइंड ब्लोइंग। सो रितेश सर, आज के लिए जो टेक्सटाइल है, वो कहते हैं कि भाई टेक्सटाइल में नहीं जाना है, टेक्सटाइल का बिजनेस नहीं करना है, ऐसा माइंडसेट लोगों का हो गया है। क्योंकि आप कितने भी मेहनत करो, 2-3 पार्टियां उठ के चली जाती है, आपके पैसे नहीं मिलते, आप कर्जे में डूब जाते हो। तो आज के जो युवा लोग हैं, वो यदि टेक्सटाइल के बिजनेस में आना चाहते, जिनकी एज 24 है, 25 जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, उन लोगों को यदि टेक्सटाइल के बिजनेस में आना है, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते होंगे आप? देखिए, कपड़ों के बिजनेस में सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि आज हमारे पास में पूरे हिंदुस्तान में कपड़ों के व्यापारी कितने हैं। टोटल जो ग्लोबल इंडेक्स है उसके हिसाब से 14 लाख छोटे मोटे व्यापारी मिला के 14 लाख, 150 करोड़ की आबादी के सामने 14 लाख सिर्फ व्यापारी है, जिसके अंदर सारे व्यापारी आ गए, गली मोहल्ले वाले भी आ गए, बड़े भी आ गए, सब कुछ आ गए। उसके बावजूद भी आप देखिए, अब कपड़ों के बिजनेस में क्यों नहीं जाना चाहिए, अगर कोई सोचता है या ये सोचता है कि मैं कैसे क्यों आऊँ, तो उसके लिए बता दूँ, इतना बड़ा व्यापारी होने के बावजूद भी जूडियो 3 साल पहले आया। आप सोचिए कितना बड़ा वॉल्यूम किया उसने, आज करीब करीब 3,000 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम किया। तो आप सोचिए कि अगर आप इंडस्ट्री में आओगे, नए तरीके से अगर आओगे, नई प्लानिंग के साथ में आओगे,
तो कभी भी आप मार्केट क्रिएट कर सकते हो और कभी भी मार्केट को आप जीत सकते हो। जूडियो आया 3 साल के अंदर इतना बड़ा मार्केट खड़ा कर दिया। तो अगर आप सोचते हो कि कपड़े के काम में मार्जिन नहीं है या ये तो बहुत सारे लोग कर चुके हैं तो क्या करें, गलियों में 100 दुकान है, उस माइंडसेट से आओगे तो कभी बिजनेस नहीं कर पाओगे कि गली में दुकान खोलनी है, दुकान खोलनी है। आप मॉडल लेके आओ, कोई भी मॉडल लेके आओगे कि मुझे आज इस मॉडल पे मैं काम कर रहा हूँ, मेरी दुकान की ये स्टाइल रहेगी, इस तरीके से मैं माल बेचूंगा, इस तरीके का मेरे पास प्रोडक्ट होगा। अब उस प्रोडक्ट को एक डिजाइन तैयार करो, उस मॉडल को आप पूरे शहर के अंदर लेके आओ, उस शहर के बाद में आप पूरे स्टेट में लेके आओ और स्टेट से आप पूरे देश के अंदर लेके आओ। तो कोई भी अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, कोई भी बड़ा बिजनेस करना चाहता है, तो उसको कभी ना कभी एक मॉडल के रूप में ही व्यापार के अंदर आना चाहिए। जैसे वो कपड़ों का हो या ग्रोसरी का हो, ग्रोसरी में भी आप देखोगे तो आजकल मॉडल जो लेके आते हैं वो 100 ब्रांच खोल लेते हैं, 200 ब्रांच खोल लेते हैं, पूरे इंडिया के अंदर काम फैला देते हैं। पैसा मैटर नहीं करता, जब आपके पास मॉडल होता है तो पैसा मैटर नहीं करता। 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट करो, 10 लाख से करो, लेकिन मॉडल बना के करो। आप रुपया पहले भी उतने लगना था कि अगर आपने गली के अंदर, मोहल्ले के अंदर दुकान करी है, बाजार में दुकान करी है, तो पैसा उतना ही लगना है। अब मॉडल लेके आओगे तो भी पैसा उतना ही लगना है। तरीका बदल जाता है, काम करने का पैटर्न बदल जाता है, दुकान खोलने का स्टाइल बदल जाता है, कलेक्शन दिखाने का टाइम सिस्टम बदल जाता है। आप ग्राहक को हैप्पी कस्टमर्स बनाना है तो उसके लिए मॉडल बदल जाता है। तो एक मॉडल लेके आइए कि मेरे पास में अगर कस्टमर्स आता है तो मैं इस मॉडल से माल बेचूंगा, इस तरीके से माल मैं खरीदूंगा, ये प्रोडक्ट मेरी यूएसपी होगी, ये प्रोडक्ट पूरे शहर में किसी के पास नहीं मिलेगा। तो यूएसपी के साथ में काम करो, आपका 100% चलेगा। तो जो नए लोग आना चाहते हैं कपड़ों के बिजनेस में, कपड़ों का बिजनेस सबसे अच्छा बिजनेस है। ना इसमें एक्सपीरियंस की जरूरत है, ना एजुकेशन की जरूरत है, ना बहुत बड़े फाइनेंस की जरूरत है, ना इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी की जरूरत है, ना अकाउंटिंग की इतनी बड़ी जरूरत है। सॉफ्टवेयर है, आजकल नॉर्मल सॉफ्टवेयर मिलते हैं, बारकोड स्कैन किया बिल बन जाता है, आपको शाम तक पता चल जाएगा प्रॉफिट कितना है। तो बस खाली रहा कितना, आप इसको प्रेजेंट कैसे करते हो। अगर आप नई दुकान खोल रहे हो तो आप प्रेजेंट कैसे करते हो, काम कैसे करते हो, अपने आप ही ग्राहक आएगा। ग्राहक हमेशा नई चीज़ के लिए आता है, नए टेस्ट के लिए आता है। अगर आपके पास नई चीज़, नया टेस्ट है तो 100% आपकी दुकानदारी चलेगी, चाहे से वो कहीं आप खोल के बैठ जाइए। तो लोग सोचते हैं कि मैं बहुत दूर हूँ, कैसे मेरे पास तो यहाँ दूर दुकान है, मार्केट वहाँ है। उसकी दुकान भी हम लोगों ने चलती हुई देखी, क्योंकि उन लोगों ने मॉडल बनाया, तरीका चेंज किया, 100% चलती है। आज अपन देखते हैं लोगों की 20-20 किलोमीटर दूर दुकानें, होटल्स होती है, रेस्टोरेंट होते हैं, तो भी हम लोग वहाँ जाते हैं। क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि उसकी यूएसपी है वहाँ की, वहाँ का एनवायरनमेंट उसने वैसा क्रिएट कर रखा है, तब हम लोग 20 किलोमीटर रेस्टोरेंट पे चले जाते हैं। नियरेस्ट हमारे आजू बाजू में बहुत सारे रेस्टोरेंट होते हैं, हम लोग नहीं जा पाते। तो यूएसपी क्रिएट करो, ग्राहक आपका वहाँ पे पहुँचेगा ही पहुँचेगा। यस, डेफिनेटली आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आपके पास क्या यूएसपी है, उसके ऊपर आपका बिजनेस डिपेंड रहता है। बिल्कुल। सो केसरिया टेक्सटाइल है, उसकी कोई बड़ी उपलब्धि आप हमारे व्यूअर्स के साथ में शेयर करना चाहोगे तो वो क्या होगी, कि आप किसे मानते हो कि ये मेरे बिजनेस की, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी उपलब्धि है? देखिए, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी रोज अपने अपने आप में उपलब्धि बना रहा है। 2021 में हम लोगों ने जब काम किया था तो हमारे पास में 10 कस्टमर डेली आते थे, तो वो हमारी यूएसपी थी। फिर 50 आने लगे तो वो हमारी यूएसपी हो गई, मतलब उपलब्धि हो गई। उपलब्धि होगी। और 100 आने लगे तो वो भी फिर उपलब्धि हो गई। तो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं हम लोग, और हर साल रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। तो अगर ये रिकॉर्ड ऐसे टूटता गया तो हमारी ये सारी सारी उपलब्धियां हो गई। डेफिनेटली आपने डेली 5 बिजनेसमैन से, 5 कस्टमर से आपने शुरू किया था, आज दिन के 100 कस्टमर आपके यहाँ पे पहुँच रहे हैं। सो हम आखिरी क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं कि हमारे जो बिजनेसमैन है या फिर गृहिणी है जो हमारा व्यू ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको यदि आप कुछ मैसेज देना चाहोगे, और यदि उनको केसरिया बिजनेस के साथ में जुड़ना है, तो आप क्या क्या फैसिलिटी या क्या क्या उपलब्धियां उनको करवाएंगे, कैसे हेल्प करेंगे आपकी टीम? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, नौकरी अगर कोई इंसान कर रहा है तो उसका एक दायरा होता है, सीमित दायरा, उसको उसी में एडजस्टमेंट अगर करना पड़ता है। सारी चीज़ें उसका, जैसे उसका घर का खर्चा हो, रेंट हो, पढ़ाई हो, एजुकेशन हो, खुद के शौक हो, सब कुछ एक लिमिटेशन में उसको करना पड़ता है। वो कभी भी ये नहीं सोच सकता है कि मुझे इस मंथ के अंदर 50,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करना है, 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा खर्च करना है घूमने के ऊपर, मुझे कुछ लाना है। नौकरी में पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल सिर्फ और एक ही चीज़ के अंदर है, वो बिजनेस के अंदर। अगर आप ये सोचते हो कि मैं नौकरी में कर रहा हूँ और मुझे कोई बिजनेस करना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कपड़ों का बिजनेस बहुत बढ़िया है। ए से लेकर जेड तक की सारी जिम्मेदारी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी उठाती है, आपको बिजनेस सिखाने के लिए, प्रोडक्ट देने के लिए, आपके मार्केट में आपका नाम बनाने के लिए। आप हमारे साथ जुड़कर आप देखिए, आपको हर एक से एक छोटी से छोटी चीज़ें हम लोग सिखाते हैं, साथ के अंदर आपका बिजनेस एक्सपांसन करते हैं।
अगर आप अपने दम पे करना चाहते हो तो हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट बेच के भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो को पूरा काम केसरिया करे तो केसरिया बाजार हमारा मॉडल है, उसको यूज करके भी आप अपना बढ़िया बिजनेस कर सकते हो। लेकिन जब बिजनेस में आते हो तो आपके खर्चे असीमित हो जाते हैं। आप कितना भी खर्चा कर सकते हो, अपनी लाइफ स्टाइल बदल सकते हो, आप अपने शौक बढ़ा सकते हो, ये सब पॉसिबल है बिजनेस के अंदर। तो जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं आज की इस वीडियो में, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपकी वाइफ को बिजनेस के अंदर लेके आइए। आपके फादर रिटायर्ड हो चुके हैं तो उनको फादर को लेके आइए बिजनेस के अंदर। फैमिली के अंदर अगर 5 मेंबर है और पांचों की पांचों जॉब भी कर रहे हैं तो एक मेंबर को ऐसा होना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं बिजनेस करे। तो परिवार के अंदर एक व्यक्ति ऐसा होना जरूरी है जो बिजनेस करे, और कपड़ों का बिजनेस सबसे अच्छा बिजनेस है। मैं कपड़ों का टेक्सटाइल का व्यापारी हूँ। मैं इसलिए कपड़ों की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने रूट से देखा है कि कपड़ों के बिजनेस के अंदर कितना पैसा कमाया जा सकता है। आज इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, आप जैसे रिलायंस ले लो, वो यान से कपड़ों से खड़ी हुई है। टाटा ले लो, आप जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां लो, वो आप जितनी भी बड़ी कंपनी की बात करोगे, आदित्य बिरला, सब कपड़ों से बने हुए हैं, बिरला कपड़ों से बने हुए हैं। तो बड़ी कंपनियां हमेशा कहीं ना कहीं एक सबसे क्या सोचती है, बड़ी कंपनी यही सोचती है सबसे कम एक्सपीरियंस में सबसे अच्छी जल्दी ग्रोथ किस बिजनेस में हो सकती है, तो वो है कपड़ों का बिजनेस। तो कपड़ों के बिजनेस के अंदर हम लोग वुमेंस वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर कंप्लीट वैरायटी देते हैं। आपको किसी की भी दुकान खोलनी हो, किड्स वेयर की खोलनी हो, मेंस वेयर की खोलनी हो, तो सब चीज़ें हमारे पास में है। बस आपको छोटा सा प्रयास करना है कि सूरत आना है समझने के लिए। सूरत आइए, हम आपको हर चीज़, हर रास्ता हम लोग आपको दिखाएंगे। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। इट मीन्स कि यदि आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं भी केसरिया बिजनेस के साथ में जुड़ के कुछ ना कुछ अपना जो लाइफ के जो सपने हैं वो पूरे कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका नंबर दिया है, कॉन्टेक्ट डिटेल दी हुई है, आप डेफिनेटली उनका संपर्क कर सकते हो और 100% आपको बहुत अच्छा सपोर्ट वहाँ से मिल सकता है। सो रितेश जी, थैंक यू वेरी मच। आप थैंक यू हमारे सर, इस थैंक यू। पॉडकास्ट में आए और आपका बहुमूल्य समय हमारे इस व्यूअर्स के लिए दिया, और डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला और आज मुझे भी बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।